नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग जगहों पर धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसमें यूपी 112 की बिल्डिंग भी शामिल है। मैसेज में लिखा है कि हम पूरी यूपी में धमाके करेंगे और सरकार देखती रह जाएगी। इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सीएम आवास की चौकसी और बढ़ा दी गई है। इस धमकी भरे मैसेज के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड ने चेकिंग की और मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल के वीआईपी इलाकों में भी सघन चेकिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट यानी कि बीसी सखी की तैनाती करने की योजना बनाई है। बीसी सखी को 6 माह के मानदेय के रूप में हर महीने 4,000 रुपए की दर से 6 माह के मानदेय के रूप में 24,000 रुपए दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के संकट में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी के क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है। एक निजी बैंक आईसीआईसीआई के तर्ज पे ही 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी सखी की नियुक्ति होगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रसार में बड़ी भूमिका अदा करेंगी। कहा गया है कि 4,000 रुपये के मानदेय पे उनको नियुक्त किया जाएगा, तो एक कहीं न कहीं रोजगार देने के लिए एक और कहें कि नायाब तरीका है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहयोग मिलेगा। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भी लेन देन आर्थिक गतिविधियों में सुविधा होगी, तो दूसरी तरफ जो ये सखी होंगी उनको भी एक तरह से कहें कि एक नया रोजगार मिलेगा, जिससे कि उनको ही फ़ायदा होगा, वो गाँव को ही फ़ायदा होगा। यानी इस कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना है और कारोबार रोजगार को भी जारी रखना है। तो सरकार का लक्ष्य जो यही है कि शहर से गांव तक की जो लेन देन की प्रक्रिया, आर्थिक लेन देन की जो व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से इनके जरिए चल सके। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी के चिकित्सीय संस्थानों की साख पूरी दुनिया में है। इसके बावजूद मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में केजीएमयू और पीजीआई की हालत खस्ता हाल निकली, जबकि दोनों ही शीर्ष संस्थानों को 1,000 करोड़ तक यूपी सरकार बजट दे रही है। इसके बावजूद शिक्षा से लेकर इलाज तक राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट शर्मनाक है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में स्थान पाना किसी भी संस्थान के लिए गौरव की बात होती है, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो सूची जारी की है वो वाकई यूपी के लिए कम से कम शर्मनाक है। लखनऊ में मौजूद पीजीआई और केजीएमयू, जिनका नाम पूरी दुनिया में धमक के साथ लिया जाता है, उनकी रैंकिंग सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले साल भी केजीएमयू 10वें स्थान पर रहा और अभी जो रैंकिंग जारी हुई उसमें भी केजीएमयू का स्थान टॉप 10 के सबसे आखिरी पायदान पर है, जबकि केजीएमयू को सरकार तकरीबन 950 करोड़ का बजट सालाना जारी करती है। आखिर ये बजट कहाँ खर्च हो रहा है, जिससे केजीएमयू की साख में लगातार गिरावट आ रही है, ये भी जिम्मेदारों को सोचना होगा। लेकिन सिक्के का सबसे बड़ा पहलू ये है कि केजीएमयू में जितने भी वीसी आते हैं वो सिर्फ अपनी सेहत सुधारने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बजाय मरीज़ों और रिसर्च सेल को आगे बढ़ाने के लिए। बीते कुछ सालों में केजीएमयू में भ्रष्टाचार के मामलों में तेज़ी से इजाफा हुआ और केजीएमयू की रैंकिंग बढ़ने की बजाय कम होती चली गई। देश में केजीएमयू का स्थान पिछले साल 42वां था और इस साल 50वां है। सिर्फ यही नहीं, जिस पीजीआई की धमक स्पेशलिटी चिकित्सीय संस्थान के रूप में है, वो भी 4थे स्थान से खिसक कर अब 5वें स्थान पर आ गया है। ये दो चिकित्सीय संस्थान सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरी दुनिया में मेडिकल के क्षेत्र में बड़े नाम हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनकी साख गिर रही है वो सरकारों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर अरबों रुपए का बजट खर्च कहाँ हो रहा है। लेकिन लखनऊ विधि यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ की लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी ने अपनी धाक जमाई है और पिछले साल से यूनिवर्सिटी ने काफ़ी बेहतर रैंकिंग इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में हासिल की है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देश में 10 कैटेगरी में
तमाम संस्थानों को रैंकिंग जारी करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग फ्रेमवर्क के लिए आवेदन ही नहीं किया था। ऐसे में यूपी सरकार को सोचना चाहिए कि रैंकिंग को सुधारने के लिए शिक्षण संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आवेदन करने के लिए प्रेरित न सिर्फ करना चाहिए बल्कि सख्ती भी करना चाहिए, जिससे शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रवासी श्रमिकों को नरेगा मनरेगा के तहत मानव कार्य दिवस सृजित कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खेलकूद और युवा कल्याण विभाग ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें गांव में ओपन जिम बनाने के साथ साथ मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले कई विभागों को मंत्रियों के साथ बैठक की और 1 करोड़ प्रतिदिन मानव कार्य दिवस सृजित करने के लिए सभी जनपदों को कहा है। साथ ही इस जो भी मंत्रालय हैं जैसे कृषि, मनरेगा, ग्राम विकास, पंचायती राज, खेलकूद, युवा कल्याण, सूक्ष्म लघु उद्योग, सभी विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सृजन किया जाए। चूँकि 30 लाख प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, उनको रोजगार देना है। इसी पर हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से। मुख्यमंत्री ने बैठक की और जो सबसे बड़ा इस समय प्राथमिकता कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना। मुख्यमंत्री चाहते हैं अकुशल लोगों को हर विभाग अपनी ओर से मानव कार्य दिवस के रूप में सृजन करें ताकि उनको रोजगार मिले। तो आपके विभाग की तरफ से क्या तैयारी है? इसके लिए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को हम अपने और अपने विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में कोने कोने में थे और सबसे ज़्यादा लगभग 25 लाख श्रमिकों को लगभग 1600 से ऊपर ट्रेनों के माध्यम से और हज़ारों की संख्या में बसों के माध्यम से उन प्रवासी मजदूरों को लाया गया है और लाया ही नहीं गया है। जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी प्रतिभा को निखारा जा रहा है कि वो किस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। वो बढ़ईगिरी में हैं, राजमिस्त्री के रूप में हैं या फैक्ट्री वगैरह चलाने में है, मजदूरी के काम करने में जो जिस प्रतिभा का धनी है उसकी सूची गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बन रही है। और इस तरीके के लोगों को स्वतः रोजगार देने के लिए, उनको स्वतः काम देने के लिए सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हो सकती है उसकी कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, जिसमें हमारे खेल विभाग की भी कार्य योजना उसमें सम्मिलित है। और हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा लाभ इस नरेगा और मनरेगा के काम की वजह से खेल विभाग को मिलने जा रहा है, क्योंकि गांव-गांव में ओपन जिम बनाने का कॉन्सेप्ट, गांव-गांव में जिम बनाने का कॉन्सेप्ट, चाहे अखाड़ा हो या व्यायामशाला हो, व्यायामशाला बना करके या जो भी ग्राम सभा की ज़मीनें हैं इंडोर स्टेडियम बनाने का अभियान जब से योगी जी की सरकार बनी है, हम लोग भी खेल मंत्री बने तो इसको मिशन के रूप में लिया गया और ये सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जिस ग्राम सभा में ग्राम सभा की ज़मीन चाहे 10 बिस्सा हो, 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, चूँकि 3-4 ही ऐसे खेले हैं जिसके लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स का भाग दौड़ का हो। बाकी सब जो गेम्स हैं वो इंडोर स्टेडियम में भी हो सकता है और इसलिए जहाँ पे भी ज़मीन उपलब्ध होगी वहाँ पे इंडोर स्टेडियम बना करके नौजवानों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अभियान लेके आ रही है। उसमें ओपन जिम का काम, जिम बनाने का काम, व्यायामशाला बनेगा तो व्यायामशाला बनाने का काम, जो हमारे पुराने स्टेडियम, हम कह सकते हैं कि योगी जी की सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 80 स्टेडियम और पूज्य योगी जी की यानी आज़ादी के 66-67 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मात्र 80 स्टेडियम थे, जो कि पूज्य योगी जी और मोदी जी की सरकार आने के बाद खेलो इंडिया खेलों के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 39 मिनी स्टेडियम का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो जो हमारे पुराने भी स्टेडियम रहे हैं, इसके अलावा हमारे खेल विभाग द्वारा जो शहरों में इस तरीके से 71 स्टेडियमों में ये पुराने स्टेडियम रहे हैं, तो ये सरकार द्वारा ये निर्णय लिया कि
पुराने स्टेडियम रहे हैं वहाँ पे सड़क ऊंची हो गई, तो स्टेडियम में पानी जा रहा है, तो वहाँ पे भी मिट्टी का काम, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, मिट्टी डाल करके उसका स्टेडियम का लेवल को बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे स्टेडियम पड़े हुए हैं जो जीर्ण स्थिति में है, तो उनको मरम्मत का काम, और नहीं तो बाकी गड्ढे में है तो उनको मिट्टी डाल करके किनारे किनारे वृक्षारोपण का काम। तो इस तरीके के तमाम ऐसे काम जो नरेगा मनरेगा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको काम दिलाने के लिए खेल विभाग की भी अहम भूमिका उसमें है, और ज़्यादा से ज़्यादा मानव सृजित किए जाएंगे। यानी माना जाए कि इससे काफ़ी बड़ा लाभ भी होगा कि एक तरह से काफ़ी कुशल श्रमिक भी मिलेंगे। जैसे आपको स्टेडियम और तमाम चीज़ें आपने बताई कि ओपन जिम बनाना है, व्यायामशाला बनाना है, में स्टेडियम बनाने हैं, तो इससे लाभ भी होगा, साथ ही रोजगार भी होगा। और मैं कह सकता हूँ कि जैसे युवा कल्याण विभाग है नौजवानों को खिलाड़ियों खेलने के लिए, तो 1995-96 से लेकर के आप 2016-17 तक देखिए तो युवा कल्याण विभाग मृतप्राय बना हुआ। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, जिन्होंने युवक मंगल दलों को जीवंत करते हुए उनका गठन हुआ, और जहाँ पे भी खिलाड़ी इस तरीके के हैं युवक मंगल दल का गठन है, उनको खेल की सामग्री प्रोत्साहन सामग्री के रूप में, वो चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, नेट हो, चेस्ट स्पीकिंग का मामला हो, इस तरीके के जो भी उपकरण हैं वो बांटने का अभियान लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। और अभी ओपन जिम का भी कॉन्सेप्ट युवा कल्याण विभाग लेके आया है। तो इस तरीके के बहुत से काम हो रहे हैं और नरेगा मनरेगा से बहुत बल मिलेगा। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी। उनका कहना है कि जो तमाम ओपन जिम, व्यायामशाला और अन्य जो स्टेडियम बनाने का काम गाँव में शहरों में होगा, उससे सीधा जो है वो मनरेगा नरेगा के तहत उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। और इनके विभाग ने एक बड़ी योजना बनाई है, तो दोनों फ़ायदा है। जहाँ खेल कूद युवा विभाग को, कल्याण विभाग को एक बड़ा स्टेडियम, ओपन जिम जैसे चीज़ें मिल जाएंगी, वहीं श्रमिकों को भी लाभ होगा। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी सीएम हेल्पलाइन 1076 दफ्तर सील कर दिया गया है। ये दफ्तर गोमती नगर इलाके में है, जहां करीब 1000 लोग काम करते हैं। दफ्तर में 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना जांच के लिए अन्य कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया गया है, लेकिन किसी की जांच नहीं हुई। नगर निगम की टीम 1076 ऑफिस को सील कर पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया है। लखनऊ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी चूक सामने आई है। सीएम हेल्पलाइन गोमती नगर में है, लिवाना साइबर टावर में चलती है, और यहाँ पर लगातार 18 कर्मचारी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। सबसे पहले 9 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमों को तत्काल यहां पर सैनिटाइजेशन कराना चाहिए था। जो बाकी कर्मचारी हैं उनकी कोरोना जांच कराना चाहिए था, लेकिन कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि हमारी किसी प्रकार की जांच नहीं कराई। सीएम हेल्पलाइन में बताया जा रहा है तकरीबन 800 से 1000 लोग यहाँ पर काम करते थे, और इस पूरी बिल्डिंग में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग हैं। 1200 के लगभग जो है लोगों को बताया जा रहा है। प्रशासन ने फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग को, पूरे टावर को, साइबर टावर को सील कर दिया है। पुलिस यहां पर मौके पे मौजूद है। बिल्डिंग सील है, कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। साथ में सैनिटाइजेशन भी कराया गया है। नगर निगम की टीमें भी यहां पर पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम हेल्पलाइन के कर्मचारियों ने ही अपनी कंपनी पर आरोप लगाया है कि ना तो हमारी किसी प्रकार की जाँच हुई और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। ऐसे में लखनऊ में एक बड़ा कोरोना बम फूटने के लिए तैयार है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिनके ऊपर अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कोरोना संक्रमण उनको भी अपनी चपेट में ले ले। फिलहाल लिवाना साइबर टावर सील कर दिया गया है। प्रशासन की टीमें यहां पर मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। साथ में उन लोगों की भी जांच कराई जा रही है। लेकिन कुछ कर्मचारी आज यहां पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी भी जाँच कराई जाती, क्योंकि हमारे अंदर भारी दहशत है जिस प्रकार
से कोरोना संक्रमण तेजी से लखनऊ को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तमाम मामले सामने आ रहे हैं। 550 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उसके बाद एक इस बिल्डिंग से, जिसके 6ठे फ्लोर पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का दफ्तर 1076 मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन है, इसका दफ्तर था जो एक निजी कंपनी संचालित करती है, उसके 18 कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण होने के बाद लखनऊ में कोरोना बम फूटने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लखनऊ में कल भी 22 से ज़्यादा मरीज सामने आए थे। अभी तक तकरीबन 5 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। केजीएमयू ने भी रिपोर्ट दी है कि तकरीबन 57 संक्रमित कोरोना पाए गए हैं। ऐसे में लखनऊ और उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर भी कहीं ना कहीं तेज़ी पकड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक ही स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम ज़रूरी एहतियाती कदमों का साफ तौर पे उल्लंघन किया जा रहा है, वो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमों को कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। गदर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जीनियस, हुकूमत जैसी अनेक सफल फिल्मों के निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने पुरजोर मांग करते हुए हिंदी जन अभियान का खुला समर्थन किया है। उन्होंने हिंदी के पक्ष में मुहिम को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र हिंदी जन अभियान के अध्यक्ष दीपक मिश्र ने अनिल शर्मा को हिंदी अभियान का सांस्कृतिक जन दूत घोषित करते हुए कहा कि श्री शर्मा सरीखे हिंदी सेवी रचना धर्मी के जुड़ने से हिंदी व हिंदी हेतु संचालित वैश्विक अभियान को गुणात्मक शक्ति और गति मिलेगी। हिंदी जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक है, जो भारतीय भाषाओं का वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व करती है, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा के दर्जा से महरूम है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद भी यूएनओ में उसे वह सम्मान नहीं प्राप्त है जो होना चाहिए। दुनिया भर के सारे हिंदी भाषी, हिंदी सेवी और हिंदी में कामकाज करने वाले लोगों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे। इस अभियान से को गुणात्मक ताकत हिंदी को मिलेगी, भारत को मिलेगी। और इस बात की प्रसन्नता है कि गदर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जीनियस, हुकूमत जैसी कालजयी रचनाएं देने वाले, फिल्म बनाने वाले और अपने फिल्मों से हिंदी और हिंदुस्तानियत को गुणात्मक ताकत देने वाले भाई अनिल शर्मा जी ने इस अभियान से अपने को संबद्ध किया है और सबसे अपील किया है कि आइए मिलजुल कर हिंदी को वैश्विक मंचों पर मजबूत करें। और आपको बताते हुए अपार हर्ष है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी हिंदी के महत्व को समझने लगा है। हिंदी में वह ट्विटर खाता खोला है, हिंदी में वह फेसबुक पर आ गया है। पहले हिंदी में पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं लेता था क्योंकि हिंदी उसकी आधिकारिक भाषा नहीं थी। सिर्फ 6 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, जिसमें से फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन तो हिंदी से काफ़ी छोटी भाषाएं हैं। खैर, अब वह हिंदी में पत्रों को लेगा और उसका जवाब देगा। हिंदी यूएनओ के महासचिव और यूएनओ में भारत के नवनियुक्त राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ये सब सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए और भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भी मिले। अनलॉक में छूट के बाद ऐशबाग ईदगाह लखनऊ में जुमे की नमाज अदा की गई। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इमामत के फराइज अंजाम दिए। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया, जिसके चलते नमाज में 5 नमाजी ही शामिल हुए। बदायूं के सहसवान में बीजेपी नेता पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। सहसवान नगर उपाध्यक्ष तनुज महेश्वरी के भाई मनु और 2 अन्य लोगों ने दिन दहाड़े अनुराग महेश्वरी की जमकर पिटाई की, साथ ही बीजेपी का नेता होने की धमकी भी दी। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। कपड़े के व्यापारी अनुराग महेश्वरी को बुरी तरह पीटा गया है। नाजुक हालत में उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। दीपेंद्र कुमार हमारे पड़ोस में और इस दोनों बच्चे तनुज महेश्वरी और पैड़म, जिनका नाम मनु भी है, वो गाजियाबाद में रहता है। इस समय लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ आ गया है। उन दोनों ने, तीनों ने मिल के और 2 आदमी और थे, मिल के बहुत मारा है।
अब अभी पुलिस में या यहाँ से पहले मैं ठीक हो जाऊँ, अब मैं उसको देखता हूँ, मतलब क्या FIR मेरी अगर सुन पाएँ प्रशासन कोई। अब वो है, अब उन्होंने तो मुझे बार बार धमकी दी जा रही है कि क्या नाम है, भाई मैं BJP का नेता हूँ, आप तो मेरा जो कर सको वो कर लो। लॉकडाउन खुलते ही खनन माफियाओं के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं। हरदोई में आज सुबह खनन निरीक्षक अमित रंजन अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। पिहानी चुंगी पर शाहबाद की तरफ जा रहे एक ट्रक को जब हाथ देने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने खनन अधिकारी की गाड़ी को रौंदने का प्रयास किया। हालांकि किसी तरह अफसर और उनके साथ टीम ने अपनी जान बचाई। ट्रक का पीछा कर करीब 20 किलोमीटर दूर जाकर इसे पकड़ने में कामयाबी मिली। ट्रक और उसके चालक को बेटा गोकुल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पकड़े गए ट्रक चालक का नाम आसिफ बताया जा रहा है। पुलिस मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई कर रही है। जो मोरम से ओवरलोडेड ट्रक था जा रहा था और उसको खनन निरीक्षक द्वारा जांच के दौरान रोकने की कोशिश की गई, तो उसने रोका नहीं बल्कि अपनी स्पीड बढ़ा दी और खनन निरीक्षक की गाड़ी को धक्का मारने का प्रयास किया। और फिर इस क्रम में अगले थाने को अलर्ट किया गया, तत्काल 112 को फ़ोन किया गया। अगले पुलिस थाने को अलर्ट करके बैरियर लगा के उस ट्रक को पकड़ लिया गया। उसने खनन निरीक्षक के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का कुत्सित प्रयत्न किया, जिसके क्रम में उसे पकड़ लिया गया। उसके विरुद्ध FIR थाना बेहटा गोकुल में दर्ज करा दी गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र में आज सुबह ही एक ट्रक जो मोरंग से भरा हुआ था वो पिहानी चुंगी से दौड़ रहा था, उसको निरीक्षक खनन अभिरंजन जी ने रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुका और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। उसको आवश्यक बल प्रयोग करते हुए ट्रक को रोका गया, जिसका थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र थाना बेहटा गोकुल में ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और उसका चालक सगीर पकड़ लिया गया है। एक अन्य तौफीक के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना इलाके में हफ्ते भर पहले पड़ोसी के घर की छत पर मिली 4 वर्षीय मासूम बच्ची के हत्या के राज से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। कोखराज थाना के इचौली गांव निवासी राम सिंह की 4 वर्षीय बेटी पायल 3 जून की शाम संदिग्ध हालत में लापता हो गई। अगले दिन परिजनों ने पुलिस में शिकायत पत्र दिया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर बच्ची को तलाशना शुरू किया। गांव में बच्ची को तलाशने के दौरान राम सिंह के पड़ोस में रहने वाले दिनेश के घर की छत पर रखी अरहर की लकड़ियों के बीच बच्ची का शव बरामद हुआ। बच्ची का शव बरामद होने पर पुलिस ने दिनेश, उसकी पत्नी और बेटे को आशंका के चलते हिरासत में ले लिया। पड़ताल में पुलिस ने दिनेश से पूछताछ की तो उसने अपने आप को बेकसूर बताया। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो शक बच्ची की मां पर गया। पूछताछ के दौरान बच्ची की मां रेखा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रेखा ने बताया कि पायल ने कुछ अंडे फोड़ दिए थे, जिससे नाराज होकर उसने उसका सिर दीवार पर कई बार टकरा दिया था। उसी दौरान बेटी पायल की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि दिनेश, उनकी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया गया। बेटी की कातिल मां रेखा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, थाना कोखराज में 3 तारीख को ये सूचना आई कि एक बच्ची लापता है। ये सूचना 6 बजे की थी शाम में कि बच्ची 6 बजे से लापता है, परंतु जो परिवारजन हैं ये लोग थाने पर अगले दिन 4 तारीख को सुबह में आए लगभग 11 बजे। जैसे ही ये सूचना मिली, हमारे तत्काल सारे ऑफिसर्स, हमारे थाना प्रभारी, मैं स्वयं, हमारे CO साहब, सब लोग मौके पे पहुंचे। हम लोगों ने व्यापक सर्च अभियान चलाया। उसी दौरान पूरे परिवार वाले जो बाकी लोग हैं, गांव के लोग हैं, और वो लोग सर्च कर रहे थे। अगले दिन पुलिस भी सर्च कर रही थी। उन्होंने इस महिला ने हमारे सामने भी आके गलत बयान दिया। उसके बाद इसने मौका पाके रात्रि में जब सभी लोग खोज के आके सो गए घर में, तो इसने छत पे जाके, चूँकि सभी के छत कनेक्टेड हैं, उसने दिनेश के छत पे जाके अरहर की लकड़ी वहाँ रखी थी, उसके नीचे उसकी बॉडी को छिपा दिया। और एक पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के तहत जब पुलिस उनके घर में घुसने लगी तो ये चिल्लाना शुरू कर दिया। जब इनको लगा कि बॉडी पुलिस वहाँ से रिट्रीव कर लेगी, जब पुलिस को मिल जाएगी तो ये फंस जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि शक जो है बिल्कुल दिनेश पे जाए।
परंतु दिनेश इसमें अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त इनकी जो माँ है वही है, उन्होंने घटना को अंजाम दिया है और इस घटना का हम लोगों ने सफल अनावरण किया। इसके लिए हम अपनी टीम को इनका प्रशंसा करते हैं। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक महिला और उसकी बेटी के हाथों से बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया। महिला और बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया। बदमाश महिला से अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी बाइक वहीं छूट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस बाइक थाने ले आई। घटना कोतवाली चौक क्षेत्र की चौकी बेरी के मंडी मोड़ की है। मोहल्ला बाबूजई की रहने वाली अर्शी और उसकी मां मंडी की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 1,71,000 रुपए निकालकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाशों ने अर्शी के बैग पर झपट्टा मारकर बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा और वो काफी दूर तक बदमाशों के साथ जमीन पर घिसती हुई चली गई। प्रतापगढ़ में टिड्डियों के आतंक से बचने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है, जिसके लिए कृषि विभाग ने टिड्डी से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में विशेष रूप से कीटनाशक दवा के छिड़काव करने के लिए टीम को अलर्ट कर दिया है। आज प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के सीमावर्ती गांव में टिड्डियों के झुंड पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है। जिला अधिकारी डॉक्टर रूपेश कुमार ने न्यूज इंडिया को टिड्डियों के आक्रमण से बचाव के लिए की गई तैयारियों के बारे में बताया। देखिए, आज सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रयागराज में कल एक टिड्डी दल पहुंचा था। 10 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में वहां पर रुका था। तो हमने अपनी टीमें यहाँ पे लगा दी हैं। कृषि विभाग के साथ साथ पुलिस, राजस्व विभाग, सभी लोग मौके पर हैं। दवा जो रसायन जो प्रयोग किया जाना है उनके ऊपर छिड़काव के लिए वो भी हम लोगों ने क्रय कर लिया है। सारी मशीनें जो स्प्रेयर हैं वो भी सब 4-5 गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली और सब व्यवस्था कर ली गई है। और आज शाम को वो लोग हंडिया जो इलाहाबाद में है उसके पास एक जगह है सैदाबाद, तो वहाँ वो लोग आराम के लिए रुक गए हैं। और संभवतः कल का खतरा हमारे पास है, कल हो सकता है कि जनपद में प्रवेश करें। तो हमारी टीमें मुस्तैद हैं और उस पर काबू पा लिया जाएगा। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली क्षेत्र के शारदा नगर चौकी क्षेत्र में 11 फरवरी को एक युवती का शव घर के कमरे में फंदे पर झूलता हुआ मिला था। मृतक के पिता ने आरोप लगाया था कि 11 फरवरी को पहले उसकी बेटी की हत्या की गई और फिर कमरे में शव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। पीड़ित पिता के काफी भागदौड़ करने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया था। डीएम के आदेश पर शव पोस्टमार्टम हेतु निकलवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीड़ित पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या को आत्महत्या की घटना बताकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी लड़की शाहजहां बानो की शादी बड़ा गांव बड़ेरा से आज से लगभग 6.5 साल पहले की थी। 11 फरवरी 2020 को हमें सूचना मिली कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। मैं वहां पर पहुंचा तो मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और उसी में डेड बॉडी को दफन कर दिया गया। उसके बाद में जब हम लोग घर पहुँचे और घर पर हम लोगों ने विचार किया तो हम लोग उसका पीएम कराना चाहते थे और पीएम के लिए हम लोगों ने बहुत भाग दौड़ की, तब जाके हमारी रिपोर्ट लिखी गई। एसपी साहब और डीएम साहब की मेहरबानी से हम लोगों की रिपोर्ट लिखी और पीएम का आदेश भी हो गया। आज 11/6/2020 को डेड बॉडी वहां से खुद के आ गए है पीएम होने के लिए। अब हम चाहते ये हैं कि हमारी निष्पक्ष रिपोर्ट मिल जाए, निष्पक्ष जांच कर दी जाए और जो दोषी हों कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यूपी के चर्चित अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी शिक्षिका नियुक्ति केस में गुरुवार को एक और चौंकाने वाला खुलासा कासगंज पुलिस ने किया है। फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड मैनपुरी के पुष्पेंद्र सिंह ने अपने बड़े भाई को फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा विभाग कन्नौज में हेडमास्टर नियुक्त करा रखा है। पूछताछ में यह भी बताया गया है कि वो खुद भी विभव कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी हसनपुर मोटा भोगांव के नकली नाम से पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली थाना इंद्रगढ़ ब्लॉक हसेरन जनपद कन्नौज में 22 सितंबर 2015 से फर्जी शिक्षक के रूप में नियुक्त है। वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर इसी विद्यालय में तैनात है। वहीं इस मामले में जब कन्नौज के बीएसए के ओझा से जानकारी की गई तो वो ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि कोई इस प्रकार की जानकारी हमारे संज्ञान में आती है तो जांच कर कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।